हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए एग्जाम इम्पॉर्टेंट अपडेट वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट RO पेपर एनालिसिस के बारे में। यानी आज 10 दिसंबर 2021 को ये जो पेपर कंडक्ट किया गया है, इसके प्री के पेपर यानी फर्स्ट पेपर में कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जीएस के, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कितना सेफ आंसर हमें अटेम्प्ट करना चाहिए अगर हम इस महत्वपूर्ण इस इंपॉर्टेंट पेपर के एस्पायरेंट हैं। अगर आप भी इस पेपर के एस्पायरेंट हैं और अभी तक ये पेपर दे चुके हैं या आगे आने वाली तिथियों में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के पेपर में पूछे गए हैं। सवाल आपके सामने है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है वो है 22 दिसंबर। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, सबसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। आंग्ल मसूरी युद्ध कब हुआ था, यानी एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? तो 1767 से 1769 2 साल तक ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है ये लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी प्रमुख घटना हुई थी? तो कौन सी घटना जो है वो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, इंपॉर्टेंट घटना। तो ये जो है वैसे तो कई सारे जो है हमारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, लेकिन ऑप्शंस क्योंकि पता नहीं चल पाए हैं, क्योंकि ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, इस वजह से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने इसमें लिख दिया है। फिलहाल आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप इन सेक्टर्स से इस पूरे पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप एनालिसिस देखते हैं किसी भी पेपर का, तो आपको अंदाज़ा लगता है कि सवाल किस तह से यानी किस डेप्थ से और किस किस टॉपिक के पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आपका मेन सेंटर ऑफ लर्निंग और रिवीजन होना चाहिए जब आप भी किसी भी पेपर की सिटिंग में बैठें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांधी जी ने किसके कहने पर मिल मजदूरी के लिए सत्याग्रह किया था? इसका जो सही जवाब है वो है अनुसुईया बाई बेन साराभाई। अगला सवाल, चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो थे ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सबसे बड़ा इनके क्रांतिकारी रह चुके हैं। तो बात करें, ये जो है कनिष्क जो रूलर था, कनिष्क जो राजा था, उसके दरबार में थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अक्षर दिग्गज किसके दरबार में थे? यूपी PCS 2008 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। फिलहाल आज इलाहाबाद RO के पेपर में भी ये सवाल आया था। इसका जो सही जवाब है वो है कृष्णदेव राय। अगला सवाल, पहली कॉटन मिल कहाँ पर बनी थी? कई बार ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कोलकाता में ये इंपॉर्टेंट जो मिल है, पहली कॉटन मिल जो थी वो बनी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विजयवाड़ा के संस्थापक कौन थे? तो विजयवाड़ा के संस्थापक का नाम था किंग माधव वर्मा टू। सिख के 5वें गुरु कौन थे? सारे जो श्रृंखला है सिख गुरुओं की वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे कई सवाल बनते हैं और कई बार जो है पहले देव या जिन्होंने स्थापना की खालसा पंथ की, उनके इस तरह से कई सारे सवाल जो है वो सिख गुरुओं के ऊपर बनते हैं। आपको बहुत अच्छे से पूरी श्रृंखला, पूरी क्रोनोलॉजी जो है याद होनी चाहिए। फिलहाल सवाल जो आज के पेपर में आया है वो पूछ रहा है 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जी जो थे वो सिख समुदाय के 5वें गुरु थे। बनारस विश्वविद्यालय किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका जो है निर्माण कराया गया था। नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? तो सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक बार रहे 1967 से 69 2 साल तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 215 का संबंध किससे है? हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जॉइंट सेशन कौन बुला सकता है, इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो आर्टिकल 108 में यानी 108 अनुच्छेद में लिखा है कि जो प्रधानमंत्री होता है, माफ़ी चाहती हूँ, जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो इस जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं, इसका समन कर सकते हैं। और आर्टिकल 118 यानी अनुच्छेद 118 में लिखा है कि लोकसभा स्पीकर जो है वो होस्ट करेंगे इसको। दो अलग चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को समन करना यानी किसी भी चीज़ को बुलाना, और फिर उसकी अध्यक्षता करना यानी उसको होस्ट करना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये पेपरों में पूछा जाना है चाहता है। इसका जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की होती है इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं अनुच्छेद 315। तो ये जो है किससे संबंधित है? UPSC स्टेट PCS के बारे में इस अनुच्छेद में पूरा जो है व्याकरण किया हुआ है। 104 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104th अमेंडमेंट पे सवाल पूछा गया है, किसके ऊपर है ये? रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बात
करते हैं अगले क्वेश्चन की, असहयोग आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आर्टिकल 215 में 253 का किससे संबंध है, यानी अनुच्छेद 253 में किस विषय में बात की गई है? तो इसमें लेजिस्लेटिव फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किस तरह से लेजिस्लेटिव जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे अपना जो है मत रखते हैं, इस पूरे विषय पे पूरा व्याकरण, उस पर पूरी चर्चा जो है वो आर्टिकल 253 में की गई है। अगला प्रश्न, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? ये सवाल अभी हाल ही में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण का आंदोलन उनका पहला आंदोलन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मार्क कर लीजिएगा अगर आप इनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत किस राज्य में? यानी एसटी कैटेगरी को पूछा गया है कि सर्वाधिक किस राज्य में इनकी पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है? तो इनकी पॉपुलेशन मिजोरम में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है 94.5%, यानी 94.5% के साथ। कर्मा डांस कहाँ का है? डांस फॉर्म पूछा है, कहाँ किस स्टेट का है या किस जगह का है? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ जो है ये कर्मा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। कमेंट डाउन मैंने आपको बता दिया है फिलहाल जवाब। चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, ये पूरा एक बड़ा ही लंबा कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, इस तरह की जो है इकोनॉमी है चीन की। बात करते हैं सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो कि कई बार जो है एरिया के वाइज में पूछा जाता है, कभी जो है वहाँ के जितनी क्वांटिटी है वहाँ के जानवरों की, किस तरह से कौन से जानवर बेसिकली वहाँ मेन पॉइंट से पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से कई बार सवाल जो बन के आता है, फिलहाल वो जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कह सकते हैं कि इस मेन क्वेश्चन के साथ आगे सब क्वेश्चन क्या जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अगर आपसे एरिया पूछा है, अगर आपसे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनिमल्स पूछा है। बात करते हैं नियॉन गैस की। अगला सवाल पूछा है नियॉन गैस क्या है? तो नियॉन गैस जो है इनर्ट गैस है। अगला प्रश्न, न्यासीन विटामिन क्या है? तो न्यासीन विटामिन B3 है, इसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है विटामिन B3 का। हंसने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। समुद्र की गहराई जो है फेदोमीटर से नापी जाती है। तो आप सवाल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है टफ लेवल नहीं है सवालों का, कहीं ऐसा अभी कोई प्रश्न नहीं मिला है जिसका जवाब शायद आपको ना मालूम हो। तो इसलिए जो मेरिट जो होती है, एलिजिबिलिटी कट ऑफ जो होती है, उसकी चांसेस हाई जाने की ज़्यादा रहती हैं। फिलहाल इस पेपर के पूरे सारी ही शिफ्ट्स हो जाने के बाद, सारी श्रृंखला हो जाने के बाद आपके पास हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO के पेपर का एलिजिबिलिटी कट ऑफ वीडियो भी ज़रूर लाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। केरोटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? बालों में पाया जाता है, सरल सवाल है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B और C होता है। पीतल नगरी कौन सा शहर प्रसिद्ध है? किसको पीतल नगरी कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं। अंबोली क्षेत्र कहाँ है? तो अंबोली क्षेत्र महाराष्ट्र में है। हाथी अस्पताल कहाँ है? तो ये मथुरा में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाथी अस्पताल का जो लोकेशन है वो है मथुरा में। कामधेनु योजना किससे संबंधित है? डेयरी स्कीम है ये। कामधेनु गाय का नाम है जो जिसकी पूजा भी की जाती है प्राचीन समय में। तो कामधेनु योजना से हमें याद रखना है कि डेयरी स्कीम रिलेटेड ये स्कीम है। यूपी के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की राज्यपाल हैं। AMU की स्थापना कब हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो 1875 यानी 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सवाल ये कंप्यूटर का पूछा गया है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यूनिक्स और लिनक्स में क्या अंतर है? यूनिक्स नॉट फ्री टू यूज, लिनक्स फ्री टू यूज। F11 फंक्शन से क्या होता है? कंप्यूटर से भी आप देख रहे हैं कि जुड़े हुए प्रश्न जो हैं आए हुए हैं। तो फुल स्क्रीन एक्टिवेशन जो होता है वो F11 की जो है वो करती है। इस तरह से आज हमने बात करी कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज आए हैं। जितनी भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद रहे इलाहाबाद RO के पेपर के, वो हम आपके पास लेके आए। उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आपने पेपर नहीं दिया है और देने वाले हैं तो ये आपके लिए पोर्शंस को क्लियर कर देगा, सेक्शंस को क्लियर कर देगा कि जहाँ पे आपको अपने रिवीजन का जो डेप्थ है वो बढ़ा देना है, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा देनी है और उन हिस्सों को मजबूत कर लेना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो है उस तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं गुड अटेम्प्ट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ गए हैं हम लोग वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट के किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें
किस तरह से गुड अटेम्प्ट देना है अपने आप को एलिजिबिलिटी कट ऑफ में लाने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विषय है जिस पे मैं बहुत समय से बात करना चाहती थी, और आज पेपर पैटर्न देखने के बाद मुझे पता चला कि ये काफ़ी हम कहेंगे कि मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर आया है, टफ पेपर नहीं आया है बहुत ज़्यादा, इसलिए जो सेफ अटेम्प्ट्स बन जाते हैं वो बढ़ जाते हैं नंबर। आइए देखते हैं, अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें गुड अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट्स आपके लगभग 10 से 12 सवाल होने चाहिए जो कि सही होने चाहिए, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो बहुत ही मॉडरेट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो 14 क्वेश्चंस में से 9 से 8 प्रश्न जो है वो आपके सही होने चाहिए। लगभग 80 से 85% जो है आपके जो नंबर है, जो क्वेश्चंस हैं वो सही होने चाहिए। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर की बात करें तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस 10 से 12 सवाल आपके सही होने चाहिए। ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी अगर हम भूगोल की बात करें, विश्व भूगोल की बात करें या भारत के भूगोल की बात करें तो 15 में से फिर से वही एक आप देख रहे हैं कि एक रेशियो जा रहा है, 10 से 12 सवाल जो है आपके सेफ अटेम्प्ट में जाने चाहिए, गुड अटेम्प्ट में जाने चाहिए अगर आप अपने आप को क्वालिफाई होते देखना चाहते हैं एलिजिबिलिटी कट ऑफ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO के पेपर में। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन से जुड़े इंडिया के कंटेक्स्ट में जितने भी सवाल हैं इसमें 24 प्रश्नों में से 18 से 20 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जा रहा है, हाई जा रहा है रेशियो, तो इतने प्रश्न आपके सही होने चाहिए, लगभग 18 से 20 प्रश्न 24 सवालों में से। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें, अगर कृषि के क्षेत्र की बात करें, कॉमर्स या ट्रेड की बात करें, उद्योग की, तो 15 में से 10 से 12 सवाल आपके सही होने चाहिए। जनरल साइंस की बात करें, विज्ञान की, तो 22 में से लगभग 17 से 19 सवाल आपके सही होने चाहिए। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो 14 में से लगभग 7 से 8 सवाल आपके सही होने चाहिए पेपर में। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 20 सवाल में से लगभग 15 और 16 आपके सही होने चाहिए। लगभग 75 या आप कह सकते हैं 76% तक आपका जो सवाल है इंग्लिश और हिंदी के पूछे गए सवाल में से सही होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, इससे जुड़े 14 सवालों में से आपके 10 सवाल यानी 9 से 10 सवाल जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। और रही बात कंप्यूटर की, क्योंकि अभी आपने देखा कंप्यूटर के भी जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो 22 सवालों में से लगभग 16 से 18 सवाल आपके सही होने चाहिए। इतने लगभग जब आप गुड अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट देंगे तब आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है, जो चांसेस होती हैं एलिजिबिलिटी कट ऑफ को क्लियर करने की, वो बढ़ जाती है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं और अभी तक जितनी भी तैयारी आपने की है वो पूरी तरह से शिद्दत से वो पूरी तैयारी आपके पेपर में काम आए। आपके जितने भी सोर्सेज से नॉलेज को इकट्ठा किया है कहीं से भी वो आपको क्वाइट यूजफुल हो और बहुत ईजिली, बहुत अच्छे ढंग से इस गुड अटेम्प्ट के रेशियो को मेंटेन रख पाएं अपने पेपर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के। अब बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया काफ़ी मॉडरेट रहा है, लेकिन कई जगह से सरल यानी ही एकदम सरल इजी सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैंने अभी भी मेंशन किया था, कुछ सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं, कुछ अलग पेपर से भी लिए गए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर इतिहास की बात करें, भारत की हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर आया है डिफ़िकल्टी लेवल में। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, मॉडरेट लेवल था। इंडियन पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो इजी से मॉडरेट सवाल आए हैं, यानी 12 से 14 सवाल जो पॉलिटी और इकोनॉमी के आए हैं उसमें सरल सवाल का जो रेशियो है वो मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा है, टफ सवाल नहीं पूछे गए हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो इजी और मॉडरेट लेवल रहा है। इकोलॉजी, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन की बात करें तो मॉडरेट लेवल रहा है, सामान्य लेवल रहा है, ना ज़्यादा इजी ना टफ। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो मॉडरेट लेवल रहा है। विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट इवेंट्स की बात करें, करंट अफेयर्स की, तो मॉडरेट लेवल रहा है। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चंस रहे हैं। स्पेशल नॉलेज की बात करें, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, कल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रेडिशंस, तो इनका भी जो एक डिफ़िकल्टी लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। कंप्यूटर जो है वो भी मॉडरेट रहा है। तो टोटल क्वेश्चंस अगर ओवरऑल एक आउटलुक देखें कि किस तरह का प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं पेपर में 200 मार्क्स के प्री पेपर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO एग्जाम के, तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है, बजाय कि मॉडरेट टू टफ हो जाए पेपर। तो आप जो है आपकी प्रिपरेशन है वो इनफ है, आपको ये अंदर अपने कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, बिल्टअप करने पड़ेगा और इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में सिटिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि
आपकी जो प्रिपरेशन है वो पर्याप्त है और उससे आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा, जो अभी तक मंशा लगाई जा रही है जिस तरह का पेपर आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा इस पेपर पैटर्न के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO-ARO 2021 के एग्जाम की और जानने वाले हैं इसका पैटर्न। तो अगर आप देखें एग्जाम के कैटेगरी में हमने इसका पेपर 1 पार्ट 1 प्री लिखा हुआ है। ड्यूरेशन इसका यानी 3 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होते हैं, 200 सवाल का पेपर होता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं, यानी प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। पहला पॉइंट कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है प्री के पेपर में। आप फ्री हैं कि आप जितने सवाल जान रहे हैं जिसमें अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है उनको भी अगर आप भारी मंशा से, यानी अगर आप पूरा टाइम देखो इसको सोचे उसके ऊपर, तो अपना आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर जो है वो पेपर 2 है, वो प्री जैसा पेपर नहीं है, मेंस जैसा पेपर नहीं है, वो एक छोटा सा पेपर है, 20 मिनट का पेपर है और वो होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। 50 मार्क्स का होता है टोटल। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होते हैं 25 आउट ऑफ 50, यानी 50 में से 25 नंबर आपको लाने ही होते हैं इस टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए। और मिनिमम स्पीड जो मांगी है वो है 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगी कि इंग्लिश टाइपिंग मांगी है ऑन कंप्यूटर, जिसमें आपको मिनिमम स्पीड 25 वर्ड्स की देनी है 1 मिनट में। ये अगर आप दोनों पेपर क्लियर कर लेंगे तो यू विल बी क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट RO-ARO एग्जाम 2021। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अभी तक RO-ARO का पेपर नहीं दिया है और जल्दी ही देने वाले हैं आने वाली तिथियों में, तो आपको बहुत सारी बधाई। आप अपने हार्ड वर्क के साथ बिल्कुल ही रंग लाएंगे इस पेपर में और एलिजिबिलिटी कट ऑफ को जरूर पार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोज ऑफ डेली GS डोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।